अब लिनार्ड व मिलिकन बेसिकली वो आदमी थे जिन्होंने इस थ्योरी को, जब प्लैंक ने, कल बात की थी हमने, प्लैंक ने कहा कि एक पैकेट होता है फोटोन, इसके अंदर ऊर्जा होती है, ठीक है ना। कल मैं इसी कहता है ये फोटोन होता है, यही फोटोन जो है जाकर किसी कण से टकराता है और उस कण से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन में अगर वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन से ज़्यादा है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, तो वो कार्यफलन एनर्जी से उसको बाहर ले आएगा। बाहर ले जाने के बाद उसके बाद अगर एक्सेस में एनर्जी हुई उससे भी ज़्यादा तो वो उसका धक्का देके आगे पुश करेगा, ठीक है। ये उत्सर्जन की क्रिया पूरी करना कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि केवल इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर 3-4 वैज्ञानिकों ने काम किए। हेजनबर्ग ने भी काम किया, इन दोनों तो किया ही किया, और जो प्लैंक ने काम किया, इन सबको नोबेल प्राइज़ मिले। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे इस चीज़ पे जिसने भी काम किया ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, यानी जिसने कहा कि तरंग कण होते हैं और कण तरंग जैसे काम करती हैं। जिन भी वैज्ञानिकों ने इस संबंध में कार्य उस समय किया और नई खोजें बनाई, उन सबको नोबेल प्राइज़ मिला। और इससे नोबेल प्राइज़ मिला क्योंकि इतना कठिन कंसेप्ट था जिसके बारे में आप देख तो रहे नहीं कुछ भी, केवल सोच के निकालना था, और वो आज भी उतना ही सही है। इतने सालों बाद, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं इन सब चीज़ों को, वो आज भी उतना ही सही है। तो यहाँ आप इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए उसने एक ट्यूब ली, ये एक निर्वातित ट्यूब थी। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिससे इतनी बड़ी चीज़ निकाल ली उन्होंने। ये कैथोड है, ये एनोड है, और यहाँ इसने कल जो बच्चे ने कहा था, उन्होंने खुद भी, उनके दिमाग में बात आई थी कि कैसे अलग अलग वेवलेंथ का करें। यहाँ उन्होंने फ़िल्टर लगाया क्वार्ट्ज का, इसमें करंट और वोल्टेज नापने के लिए नेचुरली अमीटर और वोल्ट मीटर लगा दिए। और उसने कहा कि क्योंकि हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं कि वोल्टेज के अंदर फ़र्क कितना आ रहा है, तो उसने एक यहाँ पर वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए भी एक यंत्र लगा दिया। अभी इसको भी विभव नियंत्रण, इसको विद्युत चाहिए, इसलिए इसको भी जोड़ दिया। ये कैथोड है तो इधर इसको नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक है, हो गया पूरा सर्किट। अब उन्होंने यहाँ से प्रकाश की किरण अंदर भेजी, जो इस कैथोड पे गिरी, और इस कैथोड के गिरने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हुए।
और ये हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो प्रकाश आ रहा था, इस प्रकाश के द्वारा इसमें से इलेक्ट्रॉन जब ही निकाले जा सकते हैं जबकि उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो कि कार्यफलन इस वाले, यानी कि जो फोटो संवेदी धातु या पदार्थ है, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। अब ये जब सेटअप बिल्कुल सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, कितनी बड़ी खोज की थी इससे, बिल्कुल सिंपल सा सेटअप था। अब सबसे पहले यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पहले कि हम आगे की स्टडी करें, ये जानना कि यहाँ पे 3 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। एक, आपतित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है ना। दूसरा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, प्लेट सी व ए के मध्य विभव। 3 फैक्टर हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके अंदर, ठीक है। ये 3 ही चीज़ें होते हैं जिससे कि सारा का सारा सिस्टम चेंज होता है। अब हम देखना चाहते हैं विभव का फोटो करंट पर प्रभाव, विभव का। तो इसका मतलब हम ये देखना चाहते हैं विभव से क्या हो रहा है। जिस भी चीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं, बाकी दोनों चीज़ों को स्थिर कर लेते हैं। ये पहला सिद्धांत इसके अंदर है कि जिस भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। इसका तो हमने वैसे कल कर भी लिया था, तीव्रता से एक ग्राफ बना के दिखाया था आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाला कि प्लेट सी और ए के बीच में मध्य विभव है, इसकी हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो इन दोनों को हमने स्थिर रख लिया। अब यहाँ क्या क्या चीज़ स्थिर रखी हमने? थैंक यू भैया, थैंक यू। इसका मतलब हमने स्थिर रखा आई, तीव्रता और आवृत्ति, ठीक है। अब इन्होंने क्या पाया? यहाँ तो मैंने कहा था स्थिर आई, तो एक स्थिर आई के लिए ये वाला कर्व स्थिर है, फिर इस वाले आई के लिए दूसरा है, फिर इस वाले आई के लिए दूसरा है, ठीक है। ये यहाँ पर सी व ए के बीच क्या होना चाहिए? विभवांतर। यहाँ क्या होना चाहिए? क्या अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं? फोटो करंट। और जो नेगेटिव विभव होता है, नेगेटिव विभव को कहते हैं मंदक विभव। और ये जो वोल्टेज है, इसको कहते हैं निरोधी विभव।
इसको कहते हैं संतृप्त फोटो करंट। ये इन्होंने पहला ग्राफ पाया। अब इसको देखते हैं इस चित्र से कनेक्ट करके क्या हो क्या रहा है। यही है इंपॉर्टेंट चीज। यहां पर जब फोटॉन्स इसके ऊपर आकर गिरे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, और चूंकि अपन ने कहा है आई स्थिर है, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन गिरने उसकी संख्या सीमित है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फोटॉन्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि फोटोनों की संख्या स्थिर रख रहे हैं हम, और फ्रीक्वेंसी स्थिर रख रहे हैं। इसका मतलब एक ही तरह का प्रकाश यूज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी स्थिर का मतलब उसका तरंग दैर्ध्य भी स्थिर है। इसका मतलब हम एक ही तरफ का एक ही क्या बोले थे कल हम इसको, मोनोक्रोमेटिक को क्या बोलते हैं, एक वर्णीय। यहाँ पे एक वर्णीय प्रकाश है। इससे ये इसका मतलब हुआ, इन दोनों चीज़ों को लिखने का मतलब ये है। अब जब यहाँ पर आकर फोटोन गिरा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। टोटल जितने भी इसके अंदर फोटोन आने उसका हमको पता है कितने आ सकते हैं अधिक से अधिक, क्योंकि आई कांस्टेंट है। आई कांस्टेंट है तो हमने फिक्स कर रखा है कि भाई इतने यहाँ पर फोटोन इसके ऊपर आके गिरेंगे। अब ये फोटोन इसके ऊपर आके गिरे, ये इसके अंदर से उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे जिनको कि कम एनर्जी चाहिए भागने के लिए और निकलने के लिए। ठीक है ना, ये तो कल अपन ने बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में। यानी कि जो इनकी एनर्जी है उसके अंदर कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो सरफेस तक आना चाहेंगे, कुछ एनर्जी तो उससे खत्म हो जाएगी, यानी कि उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। और उसके बाद वो दौड़ने लगेंगे तो हाफ mv² उसकी एनर्जी होगी। ठीक है ना, ये कल अपन ने इस पर चर्चा भी कर ली थी अच्छे से। इसका मतलब ये जो फोटोन यहाँ पर आ रहे हैं इस सतह पर जब टक्कर मार रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब हमने इसकी वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। यहाँ पर ए एनोड है तो यहाँ पर आके इकट्ठे होंगे सारे, तो हमने इसके विभव को बढ़ाना शुरू किया, यानी कि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, विभव को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने विभव को बढ़ाना शुरू किया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर धनात्मक स्थिति हम पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, नेचुरली ज़्यादा गति से खींचेगा। यानी कि इस समय क्या कर रहा है, ये जब आकर्षित कर रहा है तो क्या कर रहा है यहाँ पर, हाँ क्या कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है ना इसको। कोई भी अगर मान लो चीज़ चल के आ रही है उसको आप अपनी तरफ खींच रहे हैं और गति, तो आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं ना उसके ऊपर। मतलब या तो आप रोकें उसको तो भी कार्य कर रहे हैं, और उसको अपनी तरफ खींचें, एक्स्ट्रा अपने आप उसको आने जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को हम अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं तो हमको अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर चार्ज मान लीजिए ई है या क्यू है, मतलब अभी तो क्यू ले लो, क्यू चार्ज द्वारा कितना कार्य होगा, या V, या केवल V ले लो बाद में, जिससे O बाद में ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो चार्ज वोल्टेज क्या होती है, कार्य प्रति चार्ज वोल्टेज होती है कार्य प्रति। इसका मतलब ये कार्य इस चार्ज द्वारा किया जाएगा और ये चार्ज और भी इसको खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है ना, पॉजिटिव वर्क कर रहा है इसके ऊपर। यानी कि जिस गति से चल रहे थे, यानी कि v गति से चल रहे थे, ये v गति चल रहे थे ना इधर, तो और खींच रहा है। तो धीरे धीरे ये करंट यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था, ये वाला, ये है बढ़ोतरी जो आप दिख रहे हैं ना, ये करंट बढ़ना शुरू करने की बात कर रहा हूँ मैं, वो इस जगह तक है, केवल इस जगह तक। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये हॉरिजॉन्टल रेखा आ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जितना भी हम विभव बढ़ा रहे हैं उसके बाद
करंट में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, विभव बढ़ाने पर भी क्यों हो रहा है, लेकिन यहां पर दिख तो रहा है कि विभव बढ़ाने पर फॉरवर्ड करंट नहीं बढ़ रहा, लेकिन ऐसा क्यों? जबकि हम जितना विभव बढ़ाएंगे तो ये तो और इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चाहिए, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो करंट बढ़ना चाहिए। क्या स्थित है? यस, वेरी गुड। तुम लोगों ने कहा पहले पढ़ा हुआ है क्या ये 12th? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर लेकिन ठीक है, जब याद है, स्कूल में पढ़ाने के बाद भी याद है, बहुत खुशी की बात है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जितने कि यहाँ पर फोटोन आ रहे हैं, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, उन्हीं फोटोन्स को तो बाहर, फोटोन उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पा रहे हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो सीमित है, कितने भी हो। अब आप विभव कितने बढ़ाता जाओ, उससे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या? क्योंकि अपन ने आई को स्थिर कर रखा है, आई को कांस्टेंट कर रखा है। इसका मतलब जो फोटोन आ रहे हैं उनकी संख्या स्थिर है। फोटोन की संख्या स्थिर है, इसका मतलब एक स्थिर संख्या ही में ही इलेक्ट्रॉन हमेशा निकल पा रहे हैं। और जब वो यहाँ पर पहुँच गया संतृप्त फोटो करंट पे, अर्थात जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन सबको अपने यहाँ खींच लिया अपने पास, सारे के सारे जितने भी निकल रहे हैं अपने आप खींच लिया। अब अगर आप विभव बढ़ाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जो फोटोन आ रहे हैं उनकी संख्या तो वही है, उनका तरंग दैर्ध्य वही है, उनकी आवृत्ति वही है। अगर यहाँ पे 10,000 फोटोन भी गिरेंगे तो क्या होगा? 10,000 फोटोन गिरेंगे तो ये यहाँ से कितने निकालेगा? 10,000 निकालेगा। लेकिन उन 10,000 को सारों को ये ले लेगा। इसका मतलब ये होगा करंट बढ़ेगा थोड़ा सा अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा दें तो, यानी कि यहाँ पे इंटेंसिटी अगर I2 करके देखें, लेकिन हमने यहाँ पे स्थिर रख के, ये वाला कर्व तो हमने स्थिर रख के करा। अब हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम I2 को बढ़ा दें, मान लीजिए पहले 50 फोटोन आ रहे थे, अब हमने कहा यहाँ पे भाई 70 फोटोन आ रहे हैं, तो 70 फोटोन होने के कारण संतृप्त करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो 70 फोटोन आएंगे वो 70 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, और उन 70 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर अवशोषण हो जाएगा और यहाँ पर करंट फिर स्थिर अवस्था में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि I स्थिर है और उसकी आवृत्ति स्थिर है, तो संतृप्त फोटो करंट आने पर जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वे सभी ए द्वारा स्वीकार कर लिए जाएंगे। ठीक है? कई बच्चों को कहीं भी कंफ्यूजन तो बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए बार बार इसको चाहे अपन धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन अपने बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि क्या हुआ। दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ से फोटोन आए, इस फोटोन की एनर्जी इनके वर्क फंक्शन से ज़्यादा थी, कार्य फलन से ज़्यादा थी, इसलिए पहले थोड़ी सी एनर्जी तो उसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लाने में लगी, अब बाकी उसको चलाने में लगी, चलने लग गए। इस चलाने की और बढ़ाने के लिए हमने इस पर काम करा, यानी कि पॉजिटिव विभव बढ़ाया। जब पॉजिटिव विभव बढ़ाया तो ये और इसकी तरफ खींचे, लेकिन एक स्थिति ऐसी पहुंच गई जबकि संतृप्त फोटो करंट आ गया, जबकि हम चाहे हम कितनी भी वोल्टेज बढ़ाएं करंट और नहीं बढ़ रहा। वो इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन फोटोनों के कारण उनकी संख्या सीमित है, क्योंकि हमने आई को कांस्टेंट रख रखा है। करंट में वृद्धि कब हो सकती है? जबकि हम आई को बढ़ाएं। तो हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने करके देखा कि अब आई को बढ़ा के देखते हैं थोड़ा सा, तो उसने देखा कि भाई अब
हमारा जो संतृप्त करंट था, फोटो करंट था, वो भी बढ़ गया। ठीक है, इसलिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया ये। अब उन्होंने नेगेटिव करंट किया, अब नेगेटिव विभव कर दिया, विभव को इसको नेगेटिव विभव पे कर दिया। नेगेटिव मतलब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे हम नेगेटिव करते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, क्या होगा नेगेटिव होने से, प्रतिकर्षित करेंगे, सिंपल। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हो गया, तो इनको वापस ये भेजना शुरू करेगा कि भाई वापस जाओ। और किस उसको भेजने में कितना कार्य होगा, ई एंड जो वोल्टेज नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज को हम नेगेटिव करते जा रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज को नेगेटिव करते जा रहे हैं, तो ये कार्य कर रहा है इसके ऊपर ये वाला। एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ नेगेटिव बढ़ते 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 इतना आ जाए कि ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स थे निकलने ही बंद हो जाएं, यानी कि अब शून्य हो गया यहाँ पर। यानी कि इन्होंने कितना कार्य किया होगा, ये कार्य किसके बराबर होना चाहिए जब शून्य हो गया, तो ये कार्य किसके बराबर होगा, जो कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यहाँ से निकलने वाले थे, उनकी एनर्जी कितनी थी, हाफ mv²। जब निकलने के बाद जो भाग रहे थे तो उनकी एनर्जी थी हाफ mv²। इस एनर्जी के बराबर इसका कार्य हो जाए नेगेटिव का, तो वहीं रोके रखेगा उसको, है ना, सिंपल बात। अर्थात क्या कह रहे हैं हम इसको, बहुत दोबारा ध्यान से सुनो, हमने इसको इतना नेगेटिव वोल्टेज को करते जा रहे हैं, यानी कि हम वोल्टेज को इतना नेगेटिव करते चले जा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस पहले तो सी में भेज रहा है, और बाद में जो ऊपर से आ रहे हैं फोटोन्स, उनको इलेक्ट्रॉन्स को निकालने नहीं दे रहा बाहर। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आ गए, यहाँ खड़े हैं बैठे हुए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं हम दौड़ें, लेकिन उसने कार्य किया, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज था, हमने क्योंकि विभव नेगेटिव कर दिया, उस नेगेटिव विभव के कारण जो कार्य हो रहा है वो कार्य इनको इसी जगह बांधे रखेगा, यानी कि शून्य इलेक्ट्रॉन्स आगे आएंगे। इस अवस्था पे जो नेगेटिव वोल्टेज होती है उसको कहते हैं निरोधी विभव, यानी कि इसने निरोधित कर दिया उनके भागने को। ठीक है, इसको निरोधित कर दिया। इसका मतलब यहाँ इस स्टेज पे क्या हुआ काम, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि माइनस EV0 इज इक्वल टू हाफ MV मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों, अपन ये कह रहे हैं जिसकी सबसे ज़्यादा गति है, अब तो वो भी नहीं आ पा रहा। अगर हम सबसे ज़्यादा गति चलने वाले को रोक लिया हमने, इसका मतलब छोटी गति वाले तो वैसे ही रुक गए, उनमें दम वैसे ही नहीं था। इसलिए हम कहते हैं कि जो सबसे अधिक गति वाले को भी रोक लिया उसने, तो बाकी सबको तो रोक ही लिया। यानी कि ऐसी स्टेज में जबकि निरोधी विभव पर हम पहुंच गए हैं, जबकि शून्य इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उस समय इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जो ऊर्जा है, काइनेटिक गतिज ऊर्जा है, वो यहाँ पर नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स द्वारा उन पर किए गए कार्य के बराबर होगी, यानी ऊर्जा, यानी दोनों ऊर्जा बराबर हो गई। जो इलेक्ट्रॉन्स ने काम किया और जो ऊर्जा गतिज ऊर्जा इनकी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की थी। ठीक है, इसको कहते हैं
निरोधी विभव। अब प्रश्न यहाँ पर एक बहुत बड़ा आया जिसका उत्तर आप में से देखिए कौन बता सकता है क्या कोई, कि जब हमने I2 बढ़ाया, जब I1 की जगह हमने जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, अब हमने कहा I2 पे करेंगे, है स्थिर ही, अभी भी स्थिर है I2, अब हम I2 पे आ गए लेकिन स्थिर है, उसकी आवृत्ति भी स्थिर है, लेकिन संतृप्त करंट बढ़ गया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटॉन्स यहाँ पे आ रहे थे, जो इसमें जो निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनकी हमने संख्या बढ़ा दी, और यहाँ पर हम वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये तो अपनी तरफ खींचने को तैयार बैठा है, ये खींच रहा है इनको। तो ये जितने, और एक स्थिति ऐसी आ गई जितने कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे थे, फोटॉन्स यहाँ आ रहे थे, और जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो सारे के सारे एक यहाँ इसने खींच के रख लिया अपने पास। उसके बाद आप विभव कितना भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वही आर्गूमेंट जो हमने पहले आर्गूमेंट दिया था। लेकिन ये मुझे इसका उत्तर चाहिए आपसे, किसी से बच्चे से, कि यहाँ पर ये निरोधी विभव समान कैसे है I2 के लिए, जबकि I2 तो बढ़ गया यहाँ पे संतृप्त, आपके तो आपका संतृप्त फोटो करंट तो ये है। लेकिन ये वोल्टेज यही रही, ये वोल्टेज उसी वोल्टेज पे तो आ गए ना। वोल्टेज कम करते करते जो पहले वाले केस में वोल्टेज थी कम करते करते पहुंचे थे, जो निरोधी वोल्टेज पहले वाले में थी, अब वही निरोधी वोल्टेज I2 के लिए आ रही है, वही निरोधी वोल्टेज I3 के लिए आ रही है। हाँ, वेग भी फिक्स है। अब दोनों को जोड़ दो, जो ये बोल रहा है वो आप जो बोल रहे हो। अपन क्या कर रहे हैं, अपने I2 बढ़ा दिया, I1 से बढ़ाकर I2 पे ले गए, इसका मतलब फोटोनों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, थोड़े से बढ़ गए जितने बढ़ाए थे हमने। उन फोटोनों की संख्या के बढ़ने से संतृप्त करंट बढ़ गया। लेकिन निरोधी वोल्टेज क्या काम करती है, जो सबसे अधिक तेज चलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके और उसके पीछे वाले सभी को रोक देती है। तो जो गति है इलेक्ट्रॉन की वो तो चेंज नहीं हुई ना नंबर से। जो इलेक्ट्रॉन की गति थी वो फोटोन की संख्या बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी गति में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप इस इक्वेशन को भी देख सकते हो, ये इक्वेशन दे रखी है कि निरोधी वोल्टेज द्वारा किया गया कार्य इसके बराबर है। इसके अंदर कहीं भी इंटेंसिटी की बात नहीं हो रही है, इसके अंदर कहीं भी इंटेंसिटी की बात नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे कार्य किया जा रहा है वो इंटेंसिटी से संबंधित नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति से संबंधित है केवल। इस इक्वेशन को देख के भी याद रख सकते हो ये बात कि इसके अंदर किस पे m तो कांस्टेंट है, v अधिकतम तो पहले ही वही था और अभी वही रहा। आप 10 फोटोन भेजे थे, अब हमने 20 फोटोन भेज दिए, क्या फर्क पड़ा उससे? जो अधिकतम गति थी, अधिकतम गति क्यों नहीं फर्क पड़ी? क्योंकि गति किस चीज पे निर्भर करती है? गति किस पे निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? वेग किस पे निर्भर कर रहा है? वही तो पूछ रहा हूं बेटा। क्या होता है? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो अगर v बढ़ रहा है इसका मतलब v में परिवर्तन होता है, किस में परिवर्तन हो रहा है? आवृत्ति। तो आवृत्ति तो हमने स्थिर रख रखी है, आवृत्ति तो हमने स्थिर रख रखी है, इसलिए हमारे पास कितना भी हम इस दो कंडीशन में, जबकि आवृत्ति स्थिर है और जब तीव्रता स्थिर है, और उसके बाद हमने आवृत्ति को तीव्रता को हमने बढ़ाया या यहाँ बढ़ाया, उससे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आवृत्ति सेम थी। और हम जो निकाल रहे हैं कार्य, वो निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया कार्य, नेगेटिव वोल्टेज द्वारा किया गया कार्य, जो हमने फोटो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं उसकी अधिकतम गति से जो कार्य हो रहा है उसका विरोध कर रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं? नहीं आई तो पूछ लेना, इसको मैं दोबारा बताता हूँ, 3 बार 4 बार 5 बार कोई दिक्कत नहीं है, बट आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही है इस पर। इस वाले हिस्से पे भी इसके 2 चार्ट और इस पर तो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 4 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए इसको तो अपने को समझना ही पड़ेगा। चाहे आप मुझसे 2 बार पूछो, चाहे 4 बार, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक ही ग्राफ करें अपन एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना चाहिए। सिंपल लॉजिक है, बस सिंपल लॉजिक रखो, याद रखना। इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात है
कि आई कांस्टेंट रखेंगे तो उसका क्या मतलब है कि फोटोनों की संख्या स्थिर है। फोटोनों की संख्या अगर बढ़ा भी देते हैं तो भाई गति तो नहीं बढ़ी, और जब गति नहीं बढ़ी तो जो जो कार्य करना पड़ रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड को, नेगेटिव विभव को, वो तो समान ही रहेगा। इसका मतलब नेगेटिव विभव समान रहेगा क्योंकि ई की वैल्यू तो सेम रहती है। ठीक है बच्चा, आप बताओ आपको आ रहा है समझ में? सबसे पीछे श्योर? बता सकती हो मुझे क्यों हो रहा है? बताओ, कोई बात नहीं, बताओ बताओ। ये बताओ कि इस वाले विभव, निरोधी विभव पर हमने जब तीव्रता बढ़ा दी तो भी इसी वोल्टेज की वैल्यू क्यों आई? इसी नेगेटिव वोल्टेज पे क्यों हो गया? क्यों? हाँ हाँ, लेकिन हाँ हाँ, किसकी? नहीं, फोटोन की संख्या मान लो बढ़ा दी तो क्या हुआ? कुछ नहीं फर्क पड़ा, उससे क्या स्थिर क्या रह रहा है? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जो अधिकतम उसकी वेलोसिटी है वो सेम रह रही है। वो क्यों रह रही है सेम? क्योंकि आवृत्ति सेम है, और आवृत्ति v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, और न्यू क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति हमने कांस्टेंट रखी है। ठीक है बच्चे, यहाँ सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इसको उतार लिया है। अब दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस का है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस का है कि आपतित किरण, आपतित जो फोटोन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उनकी आवृत्ति और निरोधी वोल्टेज में संबंध क्या होगा? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट तो ये था, इसमें क्या किया वो अभी देखते हैं अपन। पहले इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ कैसे करना है। हाँ बच्चे, कोई प्रॉब्लम? अब हमने क्या किया यहाँ पर, आई को तो कांस्टेंट रखा, आई को हमने कांस्टेंट रखा। प्रकाश तो एक और नहीं रखेगा, आई तो यहाँ कांस्टेंट है। अब हम आवृत्ति को चेंज करेंगे, आवृत्ति को बदलेंगे, क्योंकि आवृत्ति का प्रभाव देखना चाहते हैं, संबंध देखना चाहते हैं, आपतित की आवृत्ति व निरोधी विभव में संबंध। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या प्रयास करना पड़ा, उसने क्या प्रयास किया यहाँ पर। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ की है वो ये है, हमने नहीं, उन्होंने, हम तो बिल्कुल उनके मुकाबले 1 अरब कम इंटेलिजेंस के हैं।
क्या बेटे? नहीं बोलो बोलो, बोलना चाहिए आदमी, जो मन में है उसको हमेशा बोलना चाहिए। मुझे उस लड़की पे आज बहुत खुशी हुई, उस बच्ची ने आज बहुत सही बोला और बोलने की हिम्मत भी दिखाई। बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए आज। मतलब इतना मुझे इतने दिनों में इतना जितना भी इस क्लास को पढ़ाने में बहुत आनंद आता है हाई लेवल का, लेकिन आज बहुत ज़्यादा आया क्योंकि बच्ची ने हिम्मत करके उस क्वेश्चन को उत्तर, और 90% सही था। तो यहाँ पर हम तीव्रता को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, विभिन्न आवृत्तियों के लिए कि सभी आवृत्तियों पर समान संतृप्त करंट बहे। क्या मतलब है सेंटेंस का? फोटॉन्स की संख्या को इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, ताकि विभिन्न आवृत्तियों के लिए, यानी कि उसकी आवृत्तियों से क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? किसकी? जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी फोटो ऊर्जा। हम क्या कर रहे हैं? विभिन्न आवृत्तियों के लिए सभी आवृत्तियों पर समान संतृप्त करंट बहे। इसका मतलब क्या हुआ? संतृप्त करंट क्या था? जबकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते थे, वे सभी के सभी पूरे अवशोषित कर लिए जाएं, है ना। हमने कोशिश अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हर आवृत्ति पर, इसका क्या मतलब हुआ? हर आवृत्ति पर जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वे सभी ए द्वारा अवशोषित कर लिए गए हैं। क्या हुआ बताओ? कुछ कन्फ्यूजन? इसका अर्थ ही हो, मैं इस सब चीज़ों का अर्थ आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि किताबों में तो केवल ये लिखा रहेगा, लेकिन अपने जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जब भी इसका याद एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में वो जो ग्राफ बने आएंगे ना, थोड़े फ़र्क आएंगे, कभी इसको साथ जोड़ देंगे, उसको साथ घटा देंगे, अभी देखें करेंगे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व, लेकिन ये अपने को अर्थ पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब हम यहाँ पे एक बात तो हमने ये कही कि यहाँ पर जो भी, चाहे ν1 हो, चाहे ν2 हो, चाहे ν3 हो, सबके लिए संतृप्त करंट समान। अब ये अब तो उत्तर आप अपना भी दे दोगे अगर ये समझ में आ गया जो मैं अब तक अपन ने जो बात की है। अब अपन ये कह रहे हैं कि हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के 3 यूज़ किए, तीनों के लिए संतृप्त करंट समान है,
यानी कि उसी करंट पे क्या हो रहा है, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो सारे सारे एनोड द्वारा अवशोषित कर लिए गए हैं। अब यहाँ पर उन्होंने देखा कि और इसके लिए मान लीजिए निरोधी वोल्टेज है V01, इसके लिए निरोधी वोल्टेज है V02 और इसके लिए है ये। ऐसा क्यों हुआ? समझा बच्चों क्या बोल रहे हैं? मैं बोलता हूँ, वैसे इसने सही बोला, लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ, इसी से सुन के, इससे सीख के जो उसने समझाया है मुझे। अब यहाँ क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने nu1 का आपतित प्रकाश लिया, nu1 का आपतित प्रकाश लिया, और nu1 की वेलोसिटी सबसे कम है, इसकी जो अधिकतम वेलोसिटी होगी वो भी कम होगी। उसकी गति उसके द्वारा क्यों उसके द्वारा, इसको एक शब्द और लिख देता हूँ, एक सेंटेंस, जिससे आपको ज़्यादा इजी रहेगा। उसके फोटोन की ऊर्जा h म्यू सबसे कम है, ठीक है, ये तो कह रहे हैं हम। म्यू सबसे कम है तो उसकी नेचुरली जो उसके फोटोन है उनकी ऊर्जा भी कम होगी। क्यों? ऊर्जा क्या होती है? h म्यू, ये अपन देख ही रखा है वहाँ पे, ये h म्यू होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ऊर्जा सबसे कम है, इसका मतलब ये हुआ कि C से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या होगा उनमें? उनकी ऊर्जा तीनों में, अभी तीनों की बात कर रहे हैं, इन तीनों में सबसे कम होगी, है ना, ऊर्जा सबसे कम होगी। ये किसी किताब में मिलेगा नहीं, इसे लिख लेना बेटा ज़रूर प्लीज़, क्योंकि जब एग्जाम के टाइम पढ़ोगे ना तो इसको इजी रहेगा इससे पढ़ना। किताब में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लिखी होती हैं। सी से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी ऊर्जा सबसे कम होगी, और ऊर्जा कम होगी इसका मतलब, इसलिए उन फोटो इलेक्ट्रॉनों को सी प्लेट तक रोकने के लिए मंदक विभव को, मंदक मतलब नेगेटिव, है ना, मंदक विभव को कम कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। कम कार्य करना पड़ेगा, यानी कि क्या कम होगा? -eV0 कम, सबसे कम होगा, यही हुआ ना इसका मतलब।
ई तो कांस्टेंट है, हम जानते हैं ई तो कांस्टेंट है, इसलिए हमें सबसे कम कौन सा ये होता है, क्या कहते हैं, निरोधी विभव। हमें सबसे कम निरोधी विभव की आवश्यकता होगी। ये बात हमें आर्गुमेंट समझ में आया नहीं आया? देखो तो अब मैं पढ़ूंगा इसको लगातार तो समझ में आ जाएगा, बहुत इजी। प्रोटॉन की कोई बात नहीं है, क्योंकि अपन इधर आ गए ना बेटा, नेगेटिव साइड में आ गए ना, इसलिए क्योंकि अपन नेगेटिव अपन ने विभव पैदा किया है, इसलिए इस समय भी नेगेटिव विभव इनको पुश कर रहा है। यहाँ पर अभी हमने क्योंकि नेगेटिव विभव कर दिया, जब भी तो पुश कर रहे थे बेटा, तो यहाँ पे नेगेटिव विभव है ये। जब हम इधर से इधर चले गए इसका मतलब नेगेटिव है, यहाँ तो पॉजिटिव था विभव, यहाँ नेगेटिव है ना बेटा, इसलिए। तो अब हम देखो दोबारा हमने क्या कहा, ये बहुत सिंपल आर्गूमेंट है लेकिन बहुत अच्छा आर्गूमेंट है। ये कह रहा है कि जो हमने कहा कि μ1 सबसे कम है इन तीनों में, उसका मतलब हुआ कि उसके फोटोन की ऊर्जा भी सबसे कम हुई। सिंपल बात, अगर फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उसमें भी एनर्जी कम ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि जितनी उसके लिए कार्यफलन के लिए चाहिए वो तो हो गई, अब बाकी एनर्जी उसके लिए यूज़ होती है उसको भगाने के लिए, तो कम होगी उसके अंदर, क्योंकि एच म्यू कम है। और चूंकि ऊर्जा कम होगी इसलिए नेगेटिव विभव को जो काम करना पड़ता है हाफ mv² के अगेंस्ट, वो कम काम करना पड़ेगा, उसको वापस वहीं सीमा तक रोकने के लिए कम काम करना पड़ेगा। और कम काम करने का मतलब है EV होता है उसके द्वारा काम किया गया काम, E तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब V0 हमें सबसे कम चाहिए, नेगेटिव V0। इसका मतलब यदि अगर कम आवृत्ति का आपतित प्रकाश है तो उसके लिए कम निरोधी विभव की आवश्यकता है। एग्जाम में बहुत वेरिएशन आते हैं इस तरीके के, इस ग्राफ में लिख देंगे μ1 μ2 μ3, बड़ा कौन सा है ना, अभी तो अपने को पता चल रहा है, बट एग्जाम में इतना पूरा कोर्स पढ़े हुए होते हैं ना, उस समय उसे पता होना चाहिए कि μ3 इज ग्रेटर, और इसका रीज़न ये है, दिस इज द लॉजिक। ये बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो लॉजिक ये होगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन इसके, 5 से 10 क्वेश्चन करेंगे, कल करेंगे, लेकिन फिर बहुत क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये लॉजिक समझ में आ गया, ये केवल तर्क है इसके अंदर सारा। अब ये तो समझ में आ गया कि आपतित आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमें निरोधी विभव उसके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा। ठीक है, अब हमने एक नया ग्राफ बनाते हैं। अब एक ग्राफ बनाते हैं, इसी का ग्राफ, इसी से, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, संबंध की बात नहीं लिख रहा हूँ। अब इसी से ग्राफ बनाना चाहता हूँ जिसमें हम निरोधी विभव व आपतित फोटोन की आवृत्ति पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जो ग्राफ बना, ये तो अपन ने पा लिया कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी निरोधी विभव भी ज़्यादा होगा। उन्होंने ये पाया कि अगर दो मेटल लें, दो धातु ले रहे हैं यहाँ पर हम,
तो उसने पाया कि इसका कर्व यूँ आता है। क्या हुआ बच्चे? नहीं बताओ, जो भी मन में क्वेश्चन कन्फ्यूजन पूछना चाहिए। है बेटे? अलग मतलब? टॉपिक डिफरेंट है मतलब? पूछो ना, टॉपिक से डिफरेंट टॉपिक थोड़ी, तो टॉपिक पे थोड़ी पढ़ चुके फिजिक्स इतनी सारी। अब तो अपन 11वीं की पूरी पढ़ चुके, 12th की 4 ही चैप्टर तो रहे हैं। अब पूछो इसमें से कौन सा जो नहीं आ रहा हो। कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर, अगर क्वेश्चन के अलावा बात कर रहे हो तो बात अलग है, फिजिक्स के अलावा बात कर रहे हो तो। बट अगर फिजिक्स के अलावा बात कर रहे हो तो बहुत दुख की बात है बेटा। मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ इससे तुम लोगों के नंबर आए, तुम लोगों का सिलेक्शन हो, मुझे और कोई फ़ायदा नहीं है इसके अलावा। अब उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ कि एक ऐसी यहाँ पर इनको क्या दिखी, ये आवृत्ति ऐसी दिखी जिससे पहले कोई कर्व ही नहीं बन रहा था, जबकि अपना कर्व यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। आप सिंपल सिंपल कह रहे थे कि भाई आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ी तो निरोधी विभव भी बढ़ेगा। तो इस अगर यहाँ से देखो तो सही लग रहा है, ये इस लाइन को देखो तो लग रहा है सही कि भाई जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ी निरोधी विभव बढ़ रहा है। इस कर्व को इसके बाद देखो तो सही है। उन्होंने कहा ये क्या आ गया, यहाँ पर ये क्या चीज़ आ गई। यह है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस पूरे किताब का, मतलब इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है। इसको उन्होंने कहा देहली, अब इसका क्या मतलब है, यह है देहली आवृत्ति। देहली मीन्स थ्रेशोल्ड, इंग्लिश में कोई फ़ायदा नहीं। देहली का मतलब है कि जैसे देहली पर नहीं लड़के शादी होकर आती है बच्ची घर पे, तो जबकि बाहर होती है उससे पहले तो घर की बहू नहीं होती, और जब घर के अंदर आ जाती है तो घर की बहू हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ, इससे पहले कोई निरोधी विभव नहीं है, कोई निरोधी विभव नहीं है। यहाँ पर निरोधी विभव 0 आ रहा है ना इस पूरी जगह के लिए, देखो। और जैसे ही इसको क्रॉस किया, जिस क्षण किया उसी क्षण निरोधी विभव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस बिंदु से पहले कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो रहा था। और इसको आर्गुमेंट को लिख देता हूं, m से पहले किसी फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी आवृत्ति है? हाँ, लेकिन क्या, इसका अर्थ समझाने की कोशिश करो। अपने इतना समझ, ये पढ़ा, ये ग्राफ है ना सामने, हम ये कह रहे हैं कि इस आवृत्ति के पहले कोई भी निरोधी की आवश्यकता नहीं, निरोधी विभव की आवश्यकता नहीं। बिना निरोधी विभव लगाए इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पे बैठे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि बिना
बिना निरोधी विभव के, निरोधी विभव 0 है ना, यहाँ पे निरोधी विभव 0 है, बिना निरोधी विभव के ही फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट सी में सीमित हो गए। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बात। क्या हो रहा है समझ लो इसको। हमने कहा कि m से पहले कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं हो रहा, बिना निरोधी विभव के ही फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट में सीमित हो गए। इसका मतलब उत्सर्जित नहीं हो रहा। इसका मतलब जो ये फोटोन था उसकी ऊर्जा कार्य फलन से कम है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर कोई भी उत्सर्जन नहीं हो रहा है। इसको बिल्कुल सब चीज़ एकदम आंख बंद के लिंक करना आना चाहिए। क्या हो रहा है लिंक, इसका अंडरस्टैंडिंग किताब में केवल ये लिखा है इसके कारण ये हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है इसका उत्तर अपने को पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। ये क्या हो रहा है तो हर किताब में मिलेगा आपको, क्यों हो रहा है यही अपने को सीखना है। अब बात समझ में आ गई कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपतित प्रकाश की, यानी कि आपतित फोटोन की ऊर्जा इतनी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल सके और जो निरोधी की आवश्यकता पड़े। निरोधी विभव की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए भाई निरोधी विभव तो होता है रखने के लिए उसके अंदर, यहाँ तो वो बिना उसके आ रहा है। इसका मतलब आवृत्ति इतनी कम है, इतनी वेलोसिटी कम है, इतनी उसकी ऊर्जा इतनी कम है कि वो कार्यफलन से आगे धक्का ही नहीं दे पा रहा इलेक्ट्रॉन को। इसलिए इसको कहते हैं देहली आवृत्ति। इससे पहले जीरो करंट, इसके जैसे ही क्रॉस किया करंट बहने लग जाता है। तत्क्षणिक परिवर्तन है इसमें, और यही एक मूल कारण है ये ग्राफ जिसने बताया आइंस्टीन को कि वेव जो है फोटोन पार्टिकल से बनी है। क्योंकि जब हम इसको, बहुत छोटी चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करना। आपको याद होगा हमने जो चैप्टर पढ़ा था 11th का सेकंड चैप्टर, वेव थ्योरी ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है ना, प्रकाश की तरंग प्रकाश की। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर ये कोई सोर्स है वेव का, तो इसके अंदर तरंगाग्र याद है, तरंगाग्र पैदा होते हैं, और इन हर तरंगाग्र में एक और बनता है, ठीक है ना। और ये इसको आगे वाला आपने ये भी सीख चुके हैं कि ये आगे वाला क्यों चलता है, पीछे की डायरेक्शन में क्यों नहीं चलता। याद है आपको उस समय क्या किया था हम लोगों ने? 180 डिग्री का कोण बनता था पीछे, आई कॉस थीटा होता है उसका, याद है। फिर चलो वो सारा नहीं पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी तो बेसिक उस समय का याद कर तो कर लेंगे क्या हुआ था। तो अपन ने देखा था कि ये तरंगाग्र जब आगे बढ़ रहा है तो प्रत्येक जो छोटा तरंगाग्र है वो अपनी ऊर्जा को आगे हस्तांतरित कर रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक तरंगाग्र जब भी तो आगे चलेगा कि ऊर्जा के रूप में चल रहा है आगे, तो प्रत्येक छोटा वाला तरंगाग्र अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करता चला जा रहा है, इसलिए वो वेव की शेप दिखती है ना। वेव चलती तो है नहीं, वेव की शेप होती है केवल, ये तो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए। वेव शेप होती है, वेव अदरवाइज कुछ भी चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ तो एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है, फिर धीरे धीरे इसने इसको ट्रांसफर किया, फिर यहाँ पे आए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एकदम सडनली चेंज हो रहा है, यहाँ तो एकदम सडनली चेंज हो रहा है ठक से ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने तरंग को हम मान के चल रहे थे, केवल तरंग को, जिसमें कि हम इसको पार्टिकल नहीं मानते थे, इसका मतलब उस थ्योरी में जरूर कुछ ना कुछ गलती थी। क्यों? क्योंकि वो ये जो आवृत्ति है जिसके अंदर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, इसके बारे में बात नहीं करती है, कहीं भी अपन ने सीखा नहीं उसको।
और ये भी कहीं बात नहीं करती है कि सडनली, ये धीरे धीरे ट्रांसफ़र करती है, फिर यूँ चली, फिर यूँ चला, फिर यूँ चला, कब, बट ऐसा कभी नहीं हुआ चक यहाँ पहुँच गया, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी उस थ्योरी में। दोनों थ्योरी हैं, एक्चुअली में तो कुछ भी नहीं देखा किसी ने क्या हो रहा है प्रकाश के अंदर। तो यहाँ तो धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और यहाँ पर एकदम सडनली, यानी कि यहाँ तो ज़ीरो था बिजली इससे पहले तो, और जैसे ही एम पॉइंट पे पहुँचे तुरंत बल्ब जल गया। ये इस चीज़ से उसने एक कंक्लूज़न निकाला कि ये तरंग थ्योरी जो थी पढ़ने, जो हमने पढ़ा, जिसके बाद तरंग प्रकाश की कितनी पढ़ी, वो सही नहीं थी। उससे हम परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन ये तो सिर्फ समझा सकते हैं, लेकिन उससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि फोटो विद्युत प्रभाव ये नहीं दिखा सकते, क्योंकि इस बात का इससे एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि इसमें देहली आवृत्ति क्या होती है और सडनली एनर्जी ट्रांसफ़र क्यों हो जाती है, जबकि हमको यहाँ पता चल गया कि सडनली एनर्जी क्यों ट्रांसफ़र होती है। एक और चीज़ आपको याद होगी, यहाँ पे अपन ये करते थे, इंटेंसिटी क्या होती है, आई इज इक्वल टू ए, क्या होता है, आयाम, याद है कि यानी कि जैसे 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 आई बढ़ेगा ए भी बढ़ेगा, यानी कि आयाम बढ़ेगा, आयाम। ठीक है। कुल ऊर्जा कितनी होती है, कल अपन ने बात की थी, कुल ऊर्जा कितनी होती है किसी भी वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, 1/2 एप्सिलॉन 0 E प्लस ठीक है। आयाम बढ़ेगा, इसका मतलब ये ऊर्जा भी बढ़ेगी, ठीक है ना, आयाम बढ़ रहा है ना, E0 बढ़ रहा है, बढ़ेगी, और इसी प्रकार ये ऊर्जा भी बढ़ेगी, इसका मतलब कुल ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब मुझे कोई बच्चा बताए कि इस अगर ये कुल ऊर्जा बढ़ भी रही है तो क्या दिक्कत है, अगर ऊर्जा बढ़ रही है इसका मतलब क्या हुआ, ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी तो ज़्यादा ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होता है, हम कार्यफलन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यही हुआ ना, ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अभी रुको तो जाओ, समझ गया तुम्हारे मन में जो बात है ना, जबकि हमने यहाँ तो उल्टा ही पढ़ा है इसका, हमने लिखा है कि हमने अभी क्या सीखा यहाँ पर, तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि यहाँ पे तीव्रता से आयाम बढ़ गया और आयाम से ऊर्जा बढ़ गई और ऊर्जा से इसका मतलब ज़्यादा वो बढ़ने चाहिए थे, जबकि ऐसा नहीं है वास्तविकता में। अपन ने देखा है यहाँ पर स्टडी करके, अभी सारी इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि आई को बढ़ाने से, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, अगर उसकी हमने यहाँ पे हमने क्या देखा कि आई अगर हमने बढ़ा भी दिया, लेकिन हमने अगर उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति समान रखी है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जबकि इस फार्मूले के हिसाब से तरंग, जो कि तरंग की थ्योरी थी, तो ये होना चाहिए था, बिना आवृत्ति बढ़ाए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए थे। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये तरंग जो है ये कण के रूप के जितने भी कण के गुण हैं उन सबको दिखाती है। कण के दो गुण क्या महत्वपूर्ण बताए थे कल अपन ने, एक तो अपन ने कहा था कि उसके अंदर संवेग होता है और एक उसके अंदर ऊर्जा होती है। कण की सबसे बड़ी पहचान क्या है, उसके अंदर दो चीज़ होती हैं, संवेग और ऊर्जा, दो ही चीज़ हो सकती हैं, जब भी तो वो पार्टिकल कहलाएगा। कल अपन ने इसको स्टडी करी थी कि केवल ऊर्जा हो और संवेग नहीं हो तो भी पार्टिकल नहीं होगा। वो ऊर्जा तो बहुत चीज़ हो सकती है, लेकिन मास नहीं होगा उसमें, और मास नहीं होगा तो कब
फिर आपने कल डिराइव करके देखा था उसको। इस चीज़ को जब उसने देखा, क्या था जिसने हीजनबर्ग कहते हो आपके, पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी इंग्लिश में हेजनबर्ग कहते हैं। उसने जब इसको देखा, उसने कहा कि ये तो ठीक है, ये बात इन्होंने सही निकाली, और उसने ब्रोगोली से डिस्कशन किया, डी ब्रोगोली से। और डी ब्रोगोली ने घर जाके केवल एक दिन में उसने ये कहा कि अगर ऐसे तरंग चल रही है और इसके अंदर कण मान रहे हैं, तो जो कण है वो जब गति करेंगे, जब कण कोई गति कर रहा है, यानी ये कण है ना, खूब सारे कण हैं, ये जब गति करेगा तो ये भी तरंग के सारे गुण दिखाना चाहिए। अब ये चला ना, ये तरंग हो रही है, इसके अंदर तरंग पैदा की, अपने को दिख नहीं रही, वो भी बाद में देखेंगे अपन क्यों नहीं दिखती है, ये क्यों ये तरंगें नहीं दिख रही हैं, और दूसरे में क्यों नहीं दिख रही हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनमें ही क्यों दिख पा रही हैं, इनमें क्यों नहीं दिख रही, इसका कारण भी देखेंगे अपन। हर जगह हो रही है ये, यानी कोई भी कण अगर हम गति में उसको ले जाते हैं तो उसके अंदर तरंग की सभी गुण आते हैं। ये उसने एक रात में पता लगा लिया, और केवल इस बात से उसको नोबेल प्राइज मिला। मतलब उसने कितनी बड़ी बात पता लगा ली, उसने पता लगा लिया कि कण भी तरंग के जैसे होते हैं, तरंग के जैसे बिहेव करते हैं, जो भी तरंग के गुण हैं वो सब कण के अंदर वही गुण है, वही उनका लैम्डा है, वही आवृत्ति है, सब कुछ है। वो डी ब्रोगली ने किया, और डी ब्रोगली तो अभी मरा है 87 में। डी ब्रोगली ये नहीं कि उस समय बहुत पुराना, अभी 87 से पहले ये नहीं पता था हम लोगों को, उसके मरने से पहले उसने ये घोषणा निकाल तो पहले लिया था, लेकिन उस आदमी से पहले ये नहीं पता था किसी को कि कण भी तरंग जैसा बिहेव करते हैं। इसको अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले अभी कल हम आइंस्टीन की थ्योरी और पढ़ेंगे, इस चीज़ को, ये जो इसने थ्योरी निकाली थी ना इसको एक्सपेरिमेंट से, उसको आइंस्टीन ने कैसे इसको अपनी थ्योरी में कन्वर्ट किया, इसको कल सीखेंगे अपन, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न, इसको अच्छे से समझ लेना। इतनी सी चीज़ के अंदर एक क्वेश्चन पक्का होता है 4 नंबर का। ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मॉडर्न फिजिक्स बहुत मज़ेदार होती है। 17-18 क्वेश्चन आते हैं नीट में या IIT में या AITPL में, श्योर शॉर्ट सक्सेस के लिए। ये 5 चैप्टर अगर आपके पूरे हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। क्या पूछता है? तो पहले तो बताता नहीं है क्लास में, सबसे पहले आके हमेशा जब मैं जाने लगता था ना कि सर एक क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि सबको पता चलना चाहिए, उसका आंसर सब बच्चों के सामने होना चाहिए। तुम ऐसा करो, लाओ उसको इनको दे दो, जिससे कल मुझे दे देंगे।